नमस्कार दोस्तों, गलास IAS स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 9 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसे MCQ के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग MCQ की तरफ चलते हैं। इसको प्रारंभ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इस करंट अफेयर्स का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा को सरल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 2020 JJ का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन उल्कापिंड, दूसरा ऑप्शन वैक्सीन, तीसरा ऑप्शन मिसाइल परीक्षण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, पहला ऑप्शन होगा उल्कापिंड। यानी कि उल्कापिंड 2020 JJ क्या है? एक उल्कापिंड है। यह चर्चा में क्यों रहा? यह पृथ्वी से लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी से होके गुजरा है। पृथ्वी से करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी से होके गुजरा है। यह अपोलो ग्रुप का उल्कापिंड है। यानी कि इसको नाम देते हैं नियो, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नियरेस्ट अर्थ ऑर्बिटर। यानी कि नियरेस्ट ऑर्बिटर को ग्रुप, यानी कि इसमें जो ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, उनको अपोलो ग्रुप के नाम से जाना जाता। अब बात कर लेते हैं उल्कापिंड किससे बने होते हैं। तो यह लोहे, निकिल तथा मिश्र धातु से निर्मित होते हैं। बात कर लेते हैं इनकी उपस्थिति की, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट है क्षुद्र ग्रहों का बृहस्पति और मंगल के बीच में एक बेल्ट है, जिसमें बहुत छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं अथवा उल्कापिंड पाए जाते हैं, जो कभी कभी मंगल की कक्षा में और कभी कभी पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाते हैं। जो धीरे धीरे जब ये पृथ्वी की कक्षा में पहुंचते हैं, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण यह धीरे धीरे विखंडित होते जाते हैं। यानी कि यदि इनका आकार 1 किलोमीटर का मान लेते हैं, तो यह धीरे धीरे पृथ्वी तक आते आते करीब 250 मीटर का हो जाएगा। यानी कि उनका विघटन होता रहता है, जिसके कारण उनकी आकृति में भी कमी आती रहती है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, AIIB बैंक ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी धनराशि देगी? पहला ऑप्शन है $300 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है $400 मिलियन, तीसरा ऑप्शन है $500 मिलियन, चौथा ऑप्शन है $600 मिलियन। तो हमारा जो आंसर होगा वह आंसर होगा $500 मिलियन। यानी कि AIIB हमें $500 मिलियन कोविड-19 से लड़ने के लिए देगी। अब बात कर लेते हैं इसकी AIIB की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यदि इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, जिसकी हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है और चीन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका पहला प्रपोजल 2013 में रखा गया था। यह एशिया प्लस ओशनिया दोनों के लिए आर्थिक सहायता अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहायता अथवा मदद करता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में RBI द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितना है? पहला ऑप्शन है 5.15%, दूसरा ऑप्शन है 4.90%, तीसरा ऑप्शन है 5.50%, चौथा ऑप्शन है 4.75%। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 5.15
प्रतिशत। आरबीआई का जो निर्धारित रेट है रेपो रेट वह है 5.15% है। अब बात कर लेते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या है? आरबीआई बैंकों को एक रेट पे ऋण प्रोवाइड कराती है, यानी कि बैंकों को ऋण प्रोवाइड कराती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसे जिस ऋण यानी कि जिस इंटरेस्ट रेट पे देती है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। और फिर बात कर लेते हैं इसी के हम रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? बैंक द्वारा अपने दिन के कार्य को पूरा करने के बाद जो धनराशि पहुंचती है उसे आरबीआई के पास जमा कर देता है और आरबीआई उसके बदले में एक इंटरेस्ट पर लोन देती है अथवा एक इंटरेस्ट पर ब्याज देती है, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं सीआरआर की। सीआरआर क्या है? प्रत्येक बैंक को अपनी पूरी धनराशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। जो यह कुछ प्रतिशत होता है इसी को हम कहते हैं सीआरआर। इसको क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि यदि बैंक दिवालियापन हो जाता है तो उसी पैसे की सहायता से जो कस्टमर हैं उनके यानी कि पैसों को दिया जा सके, यानी कि उनका निवारण किया जा सके। फिर बात कर लेते हैं हम एसएलआर की। एसएलआर क्या होता है कि किसी बैंक को अपने पूरे धनराशि का कुछ हिस्सा स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि सीआरआर एसएलआर में क्या अंतर है। तो अंतर हमें देखने को ये मिलता है कि जो सीआरआर है इसे आरबीआई के पास रखना पड़ता है और जो एसएलआर है इसे स्वयं के पास रखना पड़ता है। यही मुख्य अंतर है। और यहाँ पे बात की जाए तो सीआरआर की, तो इसका जो परसेंटेज है वो 4% है, यानी कि कुल धनराशि का 4% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और एसएलआर की बात की जाए तो यह कुल धनराशि का 18.5% अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि यदि दिवालियापन हो तो उससे कस्टमर के यानी कि धन को वापस किया जा सके। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मालदीव से स्वदेश भारत किस जहाज से यात्रियों को लाया जा रहा है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, दूसरा ऑप्शन है आईएनएस विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है आईएनएस अरिहंत, चौथा ऑप्शन है आईएनएस जलाश्व। जो हमारा आंसर होगा वो होगा आईएनएस जलाश्व। अब बात कर लेते हैं आईएनएस जलाश्व को कहाँ के नागरिकों को लाने के लिए बात हो रही है? मालदीव के। इसके लिए नौसेना एक योजना बनाई थी जिसे हम लोग समुद्र सेतु कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 मई को विक्ट्री डे किस उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, हिटलर की मृत्यु दिवस और चीन जापान युद्ध समाप्ति। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी होगा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में विक्ट्री डे 8 मई को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे
कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जबकि 1940 तक इसे एक संक्षिप्त युद्ध के रूप में जाना जाता था, यानी कि डुप्लीकेट युद्ध। परंतु इसका जो यानी कि निर्धारण करते हैं, समय निर्धारण 1939 से 1944 तक करते हैं, यानी कि 1945 तक। तो इसमें क्या होता था कि जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है, तो उसी दिन से हमारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत होता है। और इसका यानी कि इसका पतन कब होता है, तो हिटलर के द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद 1 सप्ताह के बाद उसके सैनिकों द्वारा आत्मसमर्पण के कागज पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिसकी वजह से उस दिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और उसे विक्ट्री डे के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं ये कैसे हुआ था। तो ये 2 गुटों में बढ़ गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ गया था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में बात करें तो यूएसए, इंग्लैंड और रसिया, जबकि धुरी राष्ट्र में बात करें इटली, जर्मनी प्लस जापान। जो इनका सहयोग कर रहे थे उन्हें धुरी राष्ट्र कहते हैं, और जो यूएसए, इंग्लैंड और रसिया का सहयोग कर रहे थे उसे मित्र राष्ट्र कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉन्ग मार्च 5B क्या है। पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष रॉकेट, दूसरा ऑप्शन है रोबोट, तीसरा ऑप्शन है उल्का पिंड, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही होगा, अंतरिक्ष रॉकेट। अंतरिक्ष रॉकेट क्या है, इसे चाइना द्वारा शुरू किया गया है। यह चाइना का सबसे शक्तिशाली यानी सर्वशक्तिशाली रॉकेट है, जिसका प्रयोग स्पेस स्टेशन को चलाने के लिए किया जाएगा, जिसका उपयोग स्पेस स्टेशन को चलाने के लिए किया जाएगा। इसके साथ में चांद पर मानव को भेजने के लिए भी किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नॉमिनल जीडीपी क्या है। पहला ऑप्शन है आधार वर्ष पर आधारित जीडीपी, दूसरा ऑप्शन है किसी वर्ष की न्यूनतम जीडीपी, और तीसरा ऑप्शन है करंट प्राइस पर आधारित जीडीपी, और चौथा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करंट प्राइस पर आधारित जो जीडीपी होती है उसी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, अथवा इसको कह सकते हैं हिंदी में नामित जीडीपी। एक प्रकार से कह सकते हैं नाम मात्र की जीडीपी। नाम मात्र की जीडीपी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इससे आकलन नहीं लग पाता है कि हमारा जो जीडीपी है वह पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। और यदि हम बात करते हैं रियल जीडीपी की, तो इसके लिए एक आधार वर्ष चुना जाता है। और उस आधार वर्ष के आधार पे यह ज्ञात किया जाता है कि हमारा जो जीडीपी है वह पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि किया है। इस वजह से इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी।